पाथ फंक्शन है, दूसरा है आपका स्टेट फंक्शन। करेक्ट। तो पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन क्या है, और पाथ फंक्शन किसके लिए कहता है कि जो प्रोसेस पे डिपेंडेंट हो, है ना, जो प्रोसेस पे क्या हो, डिपेंडेंट हो। और स्टेट फंक्शन क्या है, ये प्रोसेस पे जो है ये डिपेंडेंट नहीं रहता है। ठीक है, ये प्रोसेस पे डिपेंडेंट नहीं रहता, ये सिर्फ जो आपका इनिशियल है, इनिशियल स्टेट में ये क्या रहा और सीधे जाकर के फाइनल स्टेट में क्या दिख रहा है हमको। ठीक है, ये स्टेट फंक्शन कहलाता है। हम लोग वन बाय वन देखेंगे। और पाथ फंक्शन में क्या है, इनिशियल से फाइनल में तो जाता ही है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरी करता है कि इस बीच में इंटरमीडिएट स्टेट में हो क्या रहा है, मतलब किस प्रोसेस से जा रहा है, ये बीच का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में क्या चेंजेस आ रहा है, सारे चीज में डिपेंडेंट होता है ना। पाथ फंक्शन जो है इस प्रोसेस में जितने सारे चेंजेस आता है बीच में, सब पे डिपेंडेंट होता है ना। लेकिन स्टेट फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, तो पाथ फंक्शन के बारे में क्या है, ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपका डिपेंड करता है कि आपने क्या पाथ लिया है ना। पाथ मतलब किस वे से, मतलब कैसे जा रहे हैं। मतलब मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ से अपना कॉलेज जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ घर से निकले, है ना, घर से निकले और कॉलेज पहुंच गए, है ना। ये मायने रखता है किसके लिए, हमारे लिए तो मायने रखता है कि आप सिर्फ कॉलेज पहुंचे, है ना। ठीक है, लेकिन क्या होता है आपके लिए मायने रखता है कि आप घर से निकले, अभी इस कोरोना में आप कॉलेज तक कैसे पहुंचेंगे। तो बीच का सारा पाथ, है ना, प्रोसेस जो डिपेंडेंट है, ये पाथ फंक्शन है ना। अगर नहीं है कोई व्हीकल, कुछ भी नहीं है, तो क्या आप इस फाइनल स्टेज तक पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं, है ना। तो इसीलिए प्रोसेस पे पूरी डिपेंडेंट है कि आप घर से निकले और कॉलेज तक पहुंचेंगे। तो बीच में अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो आप कॉलेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। करेक्ट। लेकिन स्टेट फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, एक बार ये इनिशियल हो गया तो फाइनल तक आप पहुंचेंगे ही, है ना। ठीक है, जैसे अगर आपको खाना दे दिया गया प्लेट में, तो वो पेट में जाएगा ही। ठीक है, बीच का प्रोसेस से कोई मतलब नहीं कि दायां हाथ से खाएं या बायां हाथ से खाएं, है ना, या मुंह डाल दिए प्लेट में, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। ठीक है, वो फाइनल स्टेट में जाएगा ही। करेक्ट, मतलब स्टार्ट में प्लेट भर के था, फाइनल में प्लेट पूरा खाली है, दैट्स ऑल। ठीक है, खैर अभी इसको हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है, पूरी आपका पाथ पे डिपेंडेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हीट, है ना, वर्क। ठीक है, अब जैसे हीट हो गया, हीट आप नहीं कह सकते कि इनिशियल में इतना था और फाइनल में इतना हो गया। ठीक है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। अचानक से हीट क्या होगा, आप कहेंगे कि 5 किलो जूल है अभी, और इसको जो है आपने 10 किलो जूल फाइनल में देखा। तो क्या 5 किलो जूल के बाद सीधे 10 किलो जूल में जाएगा, नहीं जाएगा। आप हो सकता है मेजर करने में थोड़ा सा लेट कर दिया, हो सकता है पर सेकंड कुछ बढ़ रहा है, आपने 1 मिनट के बाद चेक किया, अभी 5 किलो जूल इसमें हीट था, अभी 1 सेकंड मतलब 1 मिनट के बाद चेक कर रहे हैं तो 10 किलो जूल हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपने बीच में मिस किया इसको चेंज करने के क्रम में, उसमें क्या हो गया आपका, आप उसको ध्यान में रखिए कि कैसे चेंजेस हुआ है ना। एक के बाद एक वो हीट होते गए, अगर आप वहां पर बंद कर देंगे सोर्स को, तो आप ये हीट होना बंद हो जाएगा, हीट होना बंद हो जाएगा तो 10 किलो जूल नहीं जाएगा, है ना। ठीक है, लेकिन ये एक बार ही 5 किलो जूल से 10 किलो जूल किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा। करेक्ट। उसी तरह वर्क, वर्क है ना, वर्क आपने इनिशियल स्टेट में मान लेते हैं कोई घर बना रहे हैं, ये घर बनाना है आपको, ये ग्राउंड है, यहाँ पे आपको एक बिल्डिंग खड़ा करना है ना, ये दूसरा ग्राउंड है, यहाँ पर ये बिल्डिंग खड़ा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि ये इनिशियल में ये है और तुरंत 1 सेकंड के बाद फाइनल स्टेट में आपने घर देखा, है ना, प्रधानमंत्री गृह आवास। ठीक है, तुरंत देख लिया, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन यह ऐसा होता है जहाँ प्रधानमंत्री वाला जो घर होता है उसमें होता है, मतलब कि आज ग्राउंड है, कल के कल कागज में घर बन जाता है ना, और फिर वो सबमिट हो जाता है ऊपर जाकर के। करेक्ट, तो वैसा नहीं करेंगे, है ना, कि तुरंत घर बन गया। सिंपल क्या है, ये सब क्या है, पाथ फंक्शन में डिपेंड कर रहा है। आप पहले बालू लाएंगे, ईटा लाएंगे, है ना, फिर मिस्त्री देखेंगे, फिर उसको काम कराएंगे, फिर दरवाजा वगैरह बना करके फिर फाइनली ये घर बनेगा। करेक्ट, तो ये पाथ फंक्शन हो गया। लेकिन स्टेट फंक्शन में क्या है, मान लेते हैं कि आपने जो है 1 kg आइसक्रीम लेके आए, ठीक है, आधा गिरा दिया, बचा कितना प्लेट में, ½ kg। क्या ये प्रोसेस ऐसे होता है, 1 kg से जब ½ kg का एक ब्लॉक नीचे गिर जाता है तो ऐसे थोड़े गिरेगा कि 1 kg के बाद 990 ग्राम होगा, फिर 980 ग्राम होगा, फिर 970 ग्राम होगा, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है ना। ये सीधा क्या होता है, ½ किलो गिर गया, वन स्टेट में गिर गया, है ना। 1 सेकंड में भी गिर सकता है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी गिर सकता है, तो 1 kg से सीधे ½ kg बन जाएगा। मतलब मास
ठीक है, और भी है जो आगे हम बताएंगे। एनर्जी होता है, प्रेशर होता है, बहुत सारा है जो कि आपका स्टेट फंक्शन में। तो आप अंतर को समझिए कि पाथ फंक्शन कौन सा है, स्टेट फंक्शन कौन सा है। मतलब जैसे हीट एक्सक्यूज मी 5 किलो जूल से 10 किलो जूल डायरेक्टली नहीं जाएगा। उसी तरह से आपका एक ग्राउंड पे जो आपने वर्क ले रहे हैं कि ग्राउंड पे आपको घर बनाना है, आपने शुरू किया, ग्राउंड लिया और दूसरे ही सेकंड में घर बन गया, है ना। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। होता है बहुत जगह पेपर में, लेकिन ऐसा नहीं है पॉसिबल, ठीक है। वर्क का फिर डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगा, है ना, पाथ फंक्शन। तो ये पाथ फंक्शन में आ गया, ये स्टेट फंक्शन में आ गया। अब हम लोग पाथ फंक्शन को डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या है इसमें, है ना। तो जैसे आपका आइसोथर्मल प्रोसेस एक आता है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, पाथ फंक्शन आपके प्रोसेस में डिपेंडेंट है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि ऐसा प्रोसेस जिसमें थ्रो आउट, मतलब जो रिएक्शन होगा उसमें थ्रो आउट क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। जो भी रिएक्शन होगा वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मान लेते हैं कि इनिशियल स्टेट, ये आपका ग्राफ है, यहाँ इनिशियल से शुरू किया और ये फाइनल तक आपने पहुंचा, ठीक है। ये इनिशियल से फाइनल तक पहुंचा, तो आपको लग रहा होगा कि टेम्परेचर घट रहा है या वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा प्रोसेस जो है ये T1 पे काम किया, दूसरा प्रोसेस है ये T2 पे काम किया, तीसरा प्रोसेस ये T3 पे काम किया। मतलब क्या किया, ये पूरा लाइन, चाहे इस जगह का टेम्परेचर लीजिए या इस जगह का लीजिए या इस जगह का लीजिए या इस जगह का, सब T1 है। उसी तरह यहाँ का लीजिए या यहाँ का या यहाँ का, यहाँ का, ये T2 है, ठीक है। ये हो सकता है वॉल्यूम और प्रेशर से रिस्पेक्ट में काम कर रहा हो। तो ये तीनों जगह में जहां भी आप चेक करेंगे, या 5 जगह या 8 जगह 10 जगह जहां चेक करेंगे, पूरे इस लाइन में, इस प्रोसेस में, है ना, ये 3 अलग अलग प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में जब चेक करेंगे तो ये पूरा का पूरा T3 ही रहेगा, एक ही टेम्परेचर रहेगा। तो इस तरह के प्रोसेस में, मतलब एक ही टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में काम करना होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा इस पूरे प्रोसेस में। दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। उसी तरह आता है आपका आइसोबैरिक प्रोसेस, है ना। ये आइसोबैरिक प्रोसेस जो बोलेंगे, ये क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर रहता है ना। जो भी वर्क डन आप करेंगे इसमें क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। पूरे रिएक्शन में, थ्रू आउट द रिएक्शन कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। मतलब कांस्टेंट प्रेशर को रखते हुए जो काम करेंगे आप, प्रेशर में जरा भी फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, उसको आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब आ जाता है आइसोकोरिक। ये सिर्फ जानना है आपको, लेकिन हाँ अच्छे से जानना है ताकि आगे के रिएक्शन में आपको इक्वेशन देखते ही समझ में आ जाए ना। तो आइसोकोरिक, ठीक है। आइसोकोरिक क्या हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ चेंज नहीं होगा, मतलब जो भी रिएक्शन होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा, ठीक है। तो आपका आइसोथर्मल हो गया, आइसोबैरिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया। अब जो आ रहा है वो थोड़ा सा आपको समझना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। ये क्या है, कोई बताएंगे हमको, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है? एनीवन? सर हीट ट्रांसफर नहीं होता है। हीट ट्रांसफर नहीं होता है, ओके। हीट ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर नहीं होता है तो कैसे आप रोकेंगे? तो ये तो वही चीज हो गया ना कि टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं होगा। क्या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि और टेम्परेचर ट्रांसफर, इस वर्ड को लिख सकते हैं कि हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो टेम्परेचर भी ट्रांसफर नहीं होगा, ऐसा लिख सकते हैं। यस, एनीवन? एक ही को जवाब देना होगा, जरूरी नहीं है। और कोई? ठीक है, इसको नहीं लिख सकते हैं ना आप हीट ट्रांसफर आपने कहा, ठीक है, हीट ट्रांसफर यहाँ नहीं होगा, ठीक है। जो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ के हिसाब से जो है डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब उस सिस्टम में जो वर्क होगा वो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, वहां पर हीट ट्रांसफर नहीं होना है सिस्टम से सराउंडिंग, है ना। मतलब कि वहां से ना ही हीट निकलेगा बाहर और ना ही बाहर से हीट अंदर
जाएगा, लेकिन उस हीट को कांस्टेंट रखने के लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि देना होगा। तो ये जो कंडीशन है कि हीट ट्रांसफर जहां पर नहीं होगा वहां पर टेम्परेचर ट्रांसफर भी नहीं होगा, तो ये वाला कंडीशन ही नहीं लगेगा, है ना। ये और ये बिल्कुल अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि ये फर्स्ट लॉ के हिसाब से जो है ये हीट ट्रांसफर जो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो उस हीट को कांस्टेंट रखने के लिए आपको क्या करना होगा, टेम्परेचर को उसको हो सकता है देना पड़े आपको, ताकि उस हीट को कांस्टेंट रखें। अदरवाइज अगर प्रोसेस उतना ही आपका आइसोलेटेड फॉर्म में है तो फिर वो जरूरत भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपका ये वैक्यूम है, मान लेते हैं कि ये हमने एक वैक्यूम क्रिएट किया, यहाँ बीच में पार्टीशन दिया, तो यहाँ पूरा गैस भरा हुआ है और इस साइड में क्या है, वैक्यूम है ना। ये साइड में क्या है, वैक्यूम, इधर में पूरा गैस भरा हुआ है। अब क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है, यहाँ एक होल करना है और यहाँ एक होल करना है, मतलब और भी दो चार होल आप कर दीजिए इसमें। जैसे ही होल करेंगे क्या होगा, ये गैस अपने आप वहां से इधर आने लगेगा, है ना, और ये भरने लगेगा इस जगह को। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, है ना। तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है मतलब कि कोई एनर्जी आपने उसको दिया नहीं, है ना, ठीक है। उसके बावजूद भी क्या हुआ, ये वर्क डन, काम कर रहा है। जबकि बोला जाता है कि जो वर्क डन है, मतलब जो काम करना है या वर्क जो होता है वो बिना आपको हीट दिए, है ना, वो वर्क डन नहीं हो पाता है, ठीक है। मतलब वो कंज्यूम करेगा ही करेगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो जब तक आप उसमें वर्क डन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी आपका लॉस होना होना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको ना ही आपने एनर्जी दिया, उसके बावजूद भी यहाँ वर्क डन हुआ, है ना, कैसे। तो ये गैस यहाँ से एक्सपेंड हुआ और यहाँ पर आया, है ना। तो ये जो आया, इसको हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस कहेंगे, है ना। कि इससे जो है आपका, ठीक है, यहाँ पर जो वैक्यूम में गैस एक्सपेंड किया, इसमें क्या हुआ, आपका हीट ट्रांसफर जरा सा भी नहीं हुआ, ठीक है। और क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया, हीट दिया नहीं, उसके बावजूद भी काम हुआ। मतलब कैसे आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि हीट हुआ या कुछ हुआ सिस्टम, वो नहीं देखना है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, और वर्क डन के लिए हमको क्या चाहिए, कुछ अमाउंट ऑफ क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमको चाहिए ही चाहिए, तभी वर्क डन होगा। बिना एनर्जी का आप वर्क डन नहीं कर सकते। आप एक महीना से कुछ नहीं खाए, है ना, मतलब बॉडी में जितना एनर्जी है उसको जीरो कर दीजिए, ठीक है। जो बॉडी का एनर्जी है उसको जीरो कर दीजिए। अब हम आपको कहेंगे कि आप जो है मेरे लिए एक 20 लीटर का कैन उठा के लाइए शॉप से। ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे, है ना। कैसे ला पाएंगे, एनर्जी आपके बॉडी में फुल्ली जीरो है, जब तक आप कुछ खाएंगे नहीं, है ना। मतलब कि क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी जब तक आपके बॉडी को दिया नहीं जाएगा, आप ये काम को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए यहाँ पर हम कुछ भी एनर्जी नहीं दे रहे हैं। इस प्रोसेस को समझिए, एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि इसका एग्जाम्पल बहुत लिमिटेड है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बहुत लिमिटेड है। अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं कि मान लेते हैं कभी कभी आपको फील होता है ना कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है, अचानक से कहीं से ठंडा हवा आ गया, है ना। तो ये जो अचानक से कहीं से ठंडा आ गया, इसके लिए भी कोई वर्क डन नहीं है, क्योंकि गर्म हुआ हवा ऊपर की ओर गया, ठीक है, हवा गर्म हुआ, हवा ऊपर की ओर गया। मान लेते हैं ये आपका सराउंडिंग है, एनवायरमेंट है। अब यहाँ पर क्या हुआ, बहुत हॉट एयर है, ठीक है। अचानक से क्या हुआ, कोल्ड एयर का वेव कहीं से आया, है ना, आना शुरू हुआ। हॉट एयर हल्का है, ऊपर चला गया, ठीक है, और ये सब इन हुआ। तो ये भी जो प्रोसेस हुआ, ये भी आपका क्या हो गया, इसमें भी जो है क्यू क्या हुआ, जीरो, कोई एनर्जी नहीं लगा। तो इसको भी आप एडियाबेटिक में ही डाल सकते हैं, है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस में ही डाल सकते हैं। आपने कोई एनर्जी, किसी ने भी, सिस्टम और सराउंडिंग किसी ने भी कोई एनर्जी नहीं, क्यू हीट नहीं दिया, है ना। मतलब बिना हीट का आप वर्क डन नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ प्रोसेस नेचर में है लिमिटेड, जिसको कि हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये हो गया। फिर आपका जो मैंने अभी यहाँ पर आपका कहा था कि प्री एक्सपेंशन इन वैक्यूम, ये भी हो गया। इसमें भी कोई वर्क डन नहीं हो रहा है ना। बस आपने क्या किया, यहाँ पर एक होल बना करके रखा है परफोरेटेड, जिससे कि ये गैस इधर से इधर चला गया, इसमें कोई वर्क डन नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब हीट भी चेंज नहीं हुआ। अब हीट चेंज नहीं हुआ तो ये प्रोसेस क्या हो गया, आपका एडियाबेटिक हो गया, करेक्ट। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस दिमाग में रखेंगे इस चीज को। बहुत लिमिटेड एग्जांपल है एडियाबेटिक प्रोसेस का, बाकी सबका भरा हुआ है एग्जांपल, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहां पर हीट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो हमने ये बताया था डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, है ना। अभी हम लोग जाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में।
तब आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि दिस प्रोसेस इज एडियाबेटिक और आइसोकोरिक और आइसोबैरिक और आइसोथर्मल, है ना। तो इस तरह से इमेजिन करेंगे तो आपको अलग से एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। जो थ्रू आउट आप सिलेबस को कंप्लीट करते जाएंगे अपने सेमेस्टर का, उसमें आप देखेंगे कि आपका खुद ब खुद सारे एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस हो गया और उसको आप ज़्यादा अच्छा से अंडरस्टैंडिंग होने लग जाएगा ना। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या है, एक हो गया आपका फ्री एक्सपेंशन, है ना, इन वैक्यूम एग्जाम्पल। दूसरा हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये है ना, जहाँ पर क्या कहते हैं आपका, इट कैन नाइदर बी एडेड और नॉट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, या फिर आप जैसे कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। सो वो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस, ये भी आपका पाथ फंक्शन में आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किसमें, साइक्लिक प्रोसेस। ये तो कुछ नहीं है, घुमा फिरा के फिर वही आएगा, है ना, मतलब जहां से निकले थे वहीं पहुंच जाएंगे, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है, जहां पर सिस्टम क्या करता है ना, सिस्टम क्या करता है, एक सीरीज, है ना, एक सीरीज ऑफ चेंजेस से गुजरता है, सीरीज ऑफ चेंजेस से गुजरता है एंड अल्टीमेटली क्या होता है, वापस आ जाता है अपने इनिशियल स्टेज में, है ना। ये गया 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 वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ गया, ये ठीक है, गया घूम के और वापस यहाँ से शुरू हुआ था यहीं पे वापस आ गया, है ना। आप थ्रू आउट द ईयर को कह सकते हैं कि रेनी सीजन गया फिर नेक्स्ट ईयर रेनी सीजन आया, समर सीजन गया नेक्स्ट ईयर समर सीजन आया, विंटर गया नेक्स्ट ईयर विंटर आया, है ना। तो इस तरह से जो ये साइकिल घूम रहा है दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। इसी तरह थर्मोडायनेमिक्स में भी होता है साइक्लिक प्रोसेस। और इस साइक्लिक प्रोसेस का बेनिफिट क्या है, साइक्लिक प्रोसेस का बेनिफिट ये है कि जब आप ए से बी को बनाने के लिए कितना एनर्जी लगेगा अगर आपको नहीं पता है, तो इसको एक थ्रू आउट द प्रोसेस, है ना, ए से सी बनाइए, सी से डी बनाइए और डी से बी बनाइए। तो ये जो साइक्लिक है, मतलब ये जो पूरा आप इसको जोड़ेंगे तो इक्वल टू जीरो आना चाहिए। मतलब अगर ए से बी बनने में अगर आपको सिस्टम को एनर्जी देना पड़ता है, मतलब पॉजिटिव हुआ एनर्जी का वैल्यू, कुछ भी एक्स अगर देना पड़ रहा है तो एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ए से सी बनेंगे तो देखेंगे नेगेटिव होगा, सी से डी बनेंगे तो हो सकता है पॉजिटिव हो या हो सकता है नेगेटिव हो, फिर डी से बी बनेंगे तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। लेकिन जब सबको इस नेगेटिव इस पॉजिटिव इस नेगेटिव इस पॉजिटिव सबको जब आप जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इक्वल टू जीरो आना चाहिए, तब कहेंगे कि हम ये एक साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, मतलब ये तो इस तरह से गया ना, फिर ये इस तरह से गया और ये इस तरह से गया, लेकिन ये ए से बी इधर से इधर आ रहा है ना, उल्टा। ठीक है, तो जब आप इसको इधर से इधर करेंगे, इस डायरेक्शन में जैसे ही करेंगे, तो अगर ए से बी बनने में पॉजिटिव हो रहा है तो इधर से इधर जाने में आप उसको नेगेटिव वैल्यू लेंगे, और फिर जब सबको आप जोड़ देंगे आप क्या देखेंगे कि आपका वैल्यू जीरो आ रहा है। दैट मीन्स कि आपने यहाँ से शुरू किया और वापस जैसे यहाँ पर आया तो जीरो हो गया। मतलब ए से शुरू किया, ए से सी प्रोडक्ट बनाया, सी से डी प्रोडक्ट बनाया, डी से बी प्रोडक्ट बनाया, और फिर बी से जब ए प्रोडक्ट फिर से बन गया तो आपका क्या हो गया, ये जीरो हो गया, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, मतलब एनर्जी जो इसका होगा ये जीरो हो जाएगा, करेक्ट, है ना। तो यही साइक्लिक प्रोसेस है, इसको भी समझेंगे। ये आप देखेंगे बॉर्न हेबर साइकिल वगैरह में आप देखे होंगे, है ना, कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं NaCl से Na गैस में जाता है। जैसे एक होता है कि Na प्लस Cl है और यहाँ पर NaCl बना, और दूसरा प्रोसेस क्या है, Na को पहले Na प्लस, है ना, पहले गैसेस स्टेट में लेके गए, क्लोराइड को भी वैसे ही लेके गए, फिर उसी तरह से फिर फाइनली NaCl बनता है। तो साइक्लिक प्रोसेस से जो एनर्जी लगा और इधर से जो एनर्जी लगा, है ना, तो इस डायरेक्शन में जो एनर्जी लगा जब सबको आप जोड़ेंगे तो वो जीरो आना चाहिए। इसका मतलब ये प्रोसेस साइक्लिक है और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, करेक्ट। अब नेक्स्ट एक प्रोसेस आता है क्वासी स्टैटिक, है ना, और इसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल, है ना, प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक मतलब क्या है, थोड़ी देर के लिए रुका हुआ, बस वही क्वासी स्टैटिक, मतलब एक माइन्यूट टाइम के लिए जो है वो रुका हुआ है, उसको हम लोग क्वासी स्टैटिक कहते हैं, ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये क्या होता है कि आप कोई एक प्रोसेस कर रहे हैं, मान लेते हैं ए से आप बी में जा रहे हैं, तो ये तो डायरेक्ट प्रोसेस है, ए से स्टार्ट किए बी में फाइनल हो गया, खत्म हो गया, है ना। लेकिन क्या होता है, ए से बी गए, वापस ये इधर आने के क्रम में रहता है ना, मतलब ऐसा हो रिवर्सिबल है ना, तो रिवर्सिबल है तो ए से बी कंप्लीट कन्वर्शन नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सा ये बढ़ते जाएगा, मतलब किसी एक जैसे ही t इक्वल टू टी जाएगा तो अब यहाँ से जो a था यहाँ से थोड़ा सा अमाउंट डेल्टा अमाउंट चला गया, है ना, डेल्टा अमाउंट चला गया, यहाँ पर डेल्टा x यहाँ पर पहुंच गया,
फिर थोड़ा सा t इक्वल टू जब t1 होगा तो फिर से डेल्टा डेल्टा x जो है ये कन्वर्ट हो गया डेल्टा डेल्टा x में b में, है ना। तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके जा रहा है, मतलब एक बार में पूरा प्रोसेस a से b में नहीं चला जाएगा, है ना। तो ये रिवर्सिबल क्यों, क्योंकि जैसे a से b में बनेगा इतना ही परसेंट फिर ये a में बनना शुरू करेगा, है ना। जैसे एग्जांपल हम अगर आपको लेंगे CH3COOH, ये ले लीजिए, ये इस तरह बनता है CH3CO- प्लस H प्लस। कभी कंप्लीट पूरा ये नहीं होगा, है ना, पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ये बनता है वापस ये H प्लस इसके साथ कंबाइन करके CH3COH बनाता है। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना। तो क्वासी स्टैटिक या रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस में ही वर्क डन क्या होता है, मैक्सिमम होता है ना। इसको W मैक्स कहते हैं, आगे जाकर के देखेंगे ना। वर्क डन मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि नॉर्मल अगर आपको NaCl को तोड़ना है तो ये Na प्लस और Cl माइनस, है ना, तुरंत बन गया एक झटके में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये बन रहा है वापस से, फिर ये टूट रहा है, वापस से ये बन रहा है, फिर टूट रहा है, फिर बन रहा है। तो ऐसे ऐसे करते हुए ये बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस चलता है। तो यहाँ वर्क डन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वर्क डन बहुत ज्यादा होने के कारण हम लोग इसको वर्क डन मैक्स कहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वर्क डन जो आपका इक्विलिब्रियम, जो कि क्वासी स्टैटिक या रिवर्सिबल प्रोसेस है, उसी में वर्क डन आपका मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, ये सब सारा हो गया आपका पाथ फंक्शन। अब आ जाते हैं हम लोग स्टेट फंक्शंस में, है ना। तो स्टेट फंक्शन में क्या है आपका, स्टेट फंक्शन में वही मैंने बताया, जिसका वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पे एंड फाइनल वैल्यू पे, है ना। इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, ना कि कोई इंटरमीडिएट स्टेट पे डिपेंड करता है ना। तो जैसे हमको कहा, आपको कहा कि मास, मास भी वही है, 1 किलो से हाफ किलो 1 सेकंड में भी बन सकता है, 1 घंटा में भी बन सकता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, जैसे ही वो गिरा या जैसे ही आप खा लें, है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप खा रहे हैं एक आइसक्रीम को, तो ऐसा तो नहीं है कि 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम करके खाएंगे, है ना। हो सकता है आप एक बार में 50 ग्राम खा लें, एक बार में 100 ग्राम खा लें, जिसका जितना बड़ा मुंह, ठीक है। तो मास हो गया, एनर्जी हो गया, एनर्जी भी ऐसे ही जाता है ना। एनर्जी जा रहा है, ठीक है। एनर्जी एक झटके में पूरा कंज्यूम हो जाएगा अगर बड़ा बल्ब लगा देंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि पर सेकंड के हिसाब से कंज्यूम होगा। फिर इंथैल्पी हो गया, ठीक है। ये सब एग्जांपल है, एंट्रोपी हो गया, ये सब आपका स्टेट फंक्शन का है ना। फिर प्रेशर हो गया, ठीक है। फिर टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपका एक बार में इनिशियल से फाइनल में जाएगा। ये सब कभी भी पाथ में डिपेंड नहीं करता है कि कैसे जाएगा, प्रेशर कैसे कम हो रहा है ना। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आधा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे कम होगा, तो वो पर सेकंड के हिसाब से नहीं जाएगा। ढक्कन खोल दीजिए, है ना। अगर सिलेंडर है, सिलेंडर को जो है अगर छोटा सा होल करेंगे उसमें तो धीरे धीरे जाएगा, है ना। अगर आप उसको बड़ा सा काट दीजिएगा तो एक झटके में वो क्या हो जाएगा, पूरा खत्म। तो प्रेशर जो अंदर में बहुत ज्यादा 10 टाइम्स 15 टाइम्स था, वो 1 टाइम्स हो जाएगा, है ना। बाहर में निकल के 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाएगा। तो ये सब जो है आपका स्टेट फंक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो जीरोथ लॉ भी आपको पढ़ना है, उतना ज्यादा ध्यान आपने इंटर में नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पढ़ना है। जीरोथ लॉ क्या है, पहले फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आ गया था, फिर उन्होंने देखा कि कुछ और उनको ऐड करना है, तो उन्होंने एक जीरोथ लॉ डाला। जैसे कि इसको हम लोग कहते हैं कि इसका एक और नाम है, क्या है, लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। इसको हम लोग लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। करेक्ट। क्या मतलब हो गया लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम का, इसका मतलब हो गया कि मान लेते हैं कि कोई दो सिस्टम जो है, जो कि आपका थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब कि ए और बी दो स्टेट, ए है बी है, ये दो स्टेट है, ये क्या है आपस में इक्विलिब्रियम में है। मतलब इसका जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट इसका भी वही टेम्परेचर है ना। तो थर्मल इक्विलिब्रियम है ये दोनों। अब इस दोनों टेम्परेचर को जो है हम कहेंगे कि ठीक है, जैसे ये सी है, ठीक है, या फिर इसको इस तरह से देखिए, इसको ऐसे हटा दीजिए। ए और सी अगर इक्विलिब्रियम में है और बी और सी अगर इक्विलिब्रियम में है, तो ये लॉ के अनुसार ए और बी भी जो है इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। मतलब ए और सी अगर इक्विलिब्रियम में है और बी और सी अगर इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी इक्विलिब्रियम में होगा। बस दैट इज जीरोथ लॉ, है ना। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई एक पहला सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम में हो और वो तीसरा सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम, ये फर्स्ट हो गया,
ये सेकंड हो गया, समझने के लिए इजी हो जाएगा। ये थर्ड हो गया, मतलब पहला सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में हो एंड थर्ड सिस्टम सेकंड सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, तो फर्स्ट एंड सेकंड सिस्टम क्या होगा, वो भी थर्मली इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगा। ठीक है, तो ये यही है मेन कॉन्सेप्ट इस लॉ के पीछे। ठीक है, और इसमें क्या है आपका, इसको अगर आप डेफिनेशन से लिखेंगे तो ऐसे, टू सिस्टम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम आर आल्सो इन इंटरनल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। जैसे इसका एग्जांपल हो गया कि आप जो है थर्मोमीटर लेकर के, ये थर्मोमीटर इसका है ना, थर्मोमीटर से आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हीट। हीट क्या है ना, तो हीट क्या है, ये क्या है, ये है आपका एनर्जी, है ना, एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, है ना। सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में जो हीट एक्सचेंज हो रहा है, चाहे वो आप सिस्टम को हीट दीजिए या फिर सिस्टम से हीट लीजिए, ठीक है, मतलब या सिस्टम से बाहर निकल रहा है या सिस्टम को आप दे रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज जो भी है ना, इन और आउट हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज हीट, है ना। हीट के रूप में ही हम उसको एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, और जिसका जो आपको दिखता है फिजिकली कैसे, टेम्परेचर डिफरेंस होता है जिसमें, है ना। ये एक ऑब्जर्वेशन है कि टेम्परेचर डिफरेंस होगा, इसका मतलब या तो सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं या फिर सिस्टम से हीट इवॉल्व हो रहा है ना। तो जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हीट को, करेक्ट। तो जैसे जहां जहां देखेंगे माइनस क्यू लिखा हुआ है, माइनस क्यू क्या होगा, ये इसका मतलब हो गया कि आ, ये क्या हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग में निकल रहा है, यानी कि आप लिख सकते हैं कि ये इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम से बाहर निकल रहा है ना। और पॉजिटिव क्यू का मतलब क्या है, ये एब्जॉर्ब या फिर सिस्टम को हम लोग दे रहे हैं, एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सिस्टम को दे रहे हैं ना, सिस्टम इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये प्लस क्यू है ना। ठीक है, और हीट को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, कैलोरीज में मेजर करते हैं। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल होता है ना, और जूल ही ऐसा यूनिट होता है हीट का। ठीक है, जूल होता है एसआई यूनिट हीट का। ठीक है, सो कैलोरी में मेजर करते हैं, जैसे 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18, तो जो कन्वर्शन रहेगा आप इस वैल्यू में बैठा करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं।